India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। साथ ही कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपको सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी बिनॉय बाबू को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत। कोर्ट ने कहा 13 महीने से जेल में है बाबू, ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ, बिना ट्रायल के किसी को जेल में नहीं रख सकते। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले की भाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई आपत्ति। कहा अदालतें फैसला लिखने में निजी टिप्पणी न दें। हाई कोर्ट ने कहा था किशोर लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक से चंदा कोचर की बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार। सेवानिवृत्ति लाभ और स्टॉक विकल्पों को छीना। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का किया समर्थन। केरल हाईकोर्ट ने रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका पर सीएम पिनराई विजयन और उनकी बेटी से मांगा जवाब। कथित अवैध भुगतान से जुड़ा है मामला। India Legal presents Courts Roundup. शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी बिनॉय बाबू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई और ईडी के आरोपों के बीच विरोधाभास है, किसी को बिना ट्रायल के जेल में नहीं रख सकते। बाबू पेरनोड रिकॉर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक को जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि बाबू 13 महीने की कैद से गुजर चुका है और मामले में ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुई है। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि इस फैसले को मिसाल नहीं बनना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेरनोड रिकॉर्ड इंडिया, जो कि एक वैश्विक शराब कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी है, उसके क्षेत्रीय प्रबंधक बिनॉय बाबू को जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की पीठ ने इस तथ्य पर विचार करते हुए बाबू को जमानत दे दी है कि वो 13 महीने की कैद से गुजर चुके हैं और मामले में ट्रायल अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसने इस साल जुलाई में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि बाबू के संबंध में सीबीआई और ईडी के आरोपों के बीच विरोधाभास प्रतीत होता है। जस्टिस खन्ना ने आगे कहा कि किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक विचाराधीन कैदी के रूप में सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। बाबू की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि वो कंपनी के जूनियर कर्मचारी थे और नीति निर्माण प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। साल्वे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ईडी के मामले के अनुसार अपीलकर्ता पहली बार 27 मार्च 2021 को विजय नायर, जो कि मंत्री मनीष सिसोदिया के कथित सहयोगी से मिले थे। हालांकि नीति की घोषणा 5 दिन पहले ही 22 मार्च को की गई थी। इसलिए साल्वे ने ईडी के इस आरोप के आधार पर सवाल उठाया कि विवादास्पद नीति तैयार करने में उनकी भूमिका थी। ये बताते हुए कि विवादास्पद शराब नीति कथित तौर पर थोक शराब वितरकों के कहने पर बनाई गई है, साल्वे ने जोर देकर कहा कि किसी निर्माता के कर्मचारी की इसमें कोई भूमिका नहीं हो सकती है। साल्वे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शराब निर्माता इस नीति के पक्ष में नहीं है। दरअसल वे चाहते थे कि पिछली व्यवस्था जारी रहे। उन्होंने कहा कि इंडो स्पिरिट पर खराब खिलाड़ी होने का आरोप है और सीबीआई का मामला ये है कि पेरनोड रिकॉर्ड को इंडो स्पिरिट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था।
साल्वे ने आश्चर्य जताया, यदि ये आरोप है तो कंपनी के कर्मचारी के साथ आपराधिकता कहां जुड़ी हुई है। साल्वे ने कहा कि सीबीआई ने इन 2 स्पिरिट्स के खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने के लिए बिनॉय बाबू के बयानों पर भरोसा किया है, जबकि ईडी ने उन्हें आरोपी बनाया है। जस्टिस खन्ना के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने पूछा कि क्या ये तथ्यात्मक रूप से सही है कि बिनॉय बाबू 27 मार्च को पहली बार विजय नायर से मिले थे। ASG ने हालांकि कहा कि बिनॉय बाबू के पास गोपनीय उत्पाद शुल्क नीति दस्तावेज पाए गए हैं, जिन्हें उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कभी भी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया था। जस्टिस खन्ना ने दोहराया कि आप बिना ट्रायल के किसी को जेल में नहीं रख सकते। आमतौर पर ट्रायल 2 साल के भीतर समाप्त हो जाना चाहिए। पीठ ने ये भी नोट किया कि बाबू CBI मामले में आरोपी नहीं है, जहां वो अभियोजन पक्ष का गवाह है। आदेश सुनाए जाने के बाद ASG ने पीठ से आदेश में ये जोड़ने का अनुरोध किया कि इसे मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। लड़कियों को यौन इच्छा काबू में रखने की कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतों को किसी केस में फैसला देते वक्त अपनी निजी टिप्पणी या उपदेश देने से बचना चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट की टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक और गैर जरूरी प्रतीत होती है। ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने इस मामले में वकील माधवी दीवान को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। उधर मामले पर सुनवाई करने पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार ने कोर्ट से वक्त मांगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में फैसले के साथ विवादित टिप्पणी की थी। दुष्कर्म के एक मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले की भाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के कुछ हिस्से बेहद आपत्तिजनक और अनुचित हैं। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किशोर लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए और 2 मिनट आनंद के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की भाषा के इस्तेमाल को आपत्तिजनक बताया है। बीते दिनों पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये बात कही थी। पीठ ने कहा था कि यौन इच्छाओं को नियंत्रण करें, क्योंकि मुश्किल से 2 मिनट का सुख पाकर लड़कियां समाज की नजरों में गिर जाती हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये युवा लड़कियों की जिम्मेदारी है कि वह अपने शरीर की अखंडता, गरिमा को बनाए रखे। साथ ही कोर्ट ने लड़कों को भी लड़कियों की गरिमा की इज्जत करने की सलाह दी और कहा कि लड़कों के दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वह महिलाओं की इज्जत करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वे अपने निजी विचार साझा करें या भाषण दें। ये पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किशोरों के अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले पर सुनवाई की और राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या वे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई करेंगे। राज्य के वकील ने ये सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है कि क्या राज्य ने इस मामले में कोई अपील करेगी। दरअसल 20 साल के युवक को ट्रायल कोर्ट ने उसकी नाबालिग प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए 20 साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ युवक ने हाईकोर्ट में अपील की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की नाबालिग प्रेमिका ने स्वीकार किया कि दोनों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बने थे और दोनों शादी करना चाहते थे। चूँकि पीड़िता नाबालिग थी, इसीलिए कोर्ट ने पॉक्सो कानून के तहत युवक को सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद युवक को रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन उनके फैसले की भाषा को सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती देने वाली याचिका का उल्लेख किए जाने पर कहा कि कानून और संविधान के
सेवक के रूप में उन्हें निर्धारित कानून का पालन करना होगा। वकील मैथ्यूस जे नेदुरपम्पारा ने कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने और सीनियर एडवोकेट को नामित करने की प्रक्रिया के पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर दायर याचिका सूचीबद्ध करने की मांग की। हालांकि सीजेआई ने नेदुरपम्पारा के अनुरोध पर विचार करने के इच्छुक नहीं दिखे और कहा, एक वकील के रूप में आपको अपने दिल की इच्छा पूरी करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मैं कानून और संविधान का सेवक हूं। मुझे पद और निर्धारित कानून का पालन करना होगा। नेदुरपम्पारा ने 2015 के एनजेएसी फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए दलील दी कि फैसले को शुरू से ही रद्द कर दिया जाना चाहिए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द कर दिया और कॉलेजियम सिस्टम की फिर से पुष्टि की थी। जब इस मामले को सूचीबद्ध करने के लिए पिछले अवसर पर उनके द्वारा उल्लेख किया गया तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने सोचा कि क्या अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में फैसले को चुनौती दी जा सकती है। हालांकि याचिकाकर्ता के अनुसार कॉलेजियम सिस्टम विफल हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट के वर्तमान और पूर्व जजों, उनके जूनियर्स, प्रसिद्ध वकीलों के रिश्तेदारों और रिश्तेदारों द्वारा हाई कोर्ट पर एकाधिकार हो गया है। इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर डेजिग्नेशन सिस्टम के खिलाफ उनके द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी थी। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर की सेवानिवृत्ति लाभ की मांग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिका में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। मामले में सुनवाई के दौरान कोचर के लिए पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि मामले में बैंक द्वारा मुकदमे में प्रथम दृष्टता कोई मामला नहीं पाया गया। उनकी बैंक एक प्राइवेट कंपनी है और उसके द्वारा सेवानिवृत्ति की अनुमति दिए जाने के बाद आप इसे रद्द नहीं कर सकते। इस फैसले ने उनके सेवानिवृत्ति लाभ और स्टॉक विकल्पों को छीन लिया है, साथ ही जिसमें उच्च न्यायालय के पिछले फैसले से लाभ उन्हें मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हरीश साल्वे के दावों को मान्यता नहीं दी, जिससे उनकी संपत्ति फ्रीज नहीं हटाई गई और उनके दावों को नकारात्मक फैसला मिला। ये फैसला बैंक की नीतियों और नैतिकता को बनाए रखने में मदद करता है। दरअसल 3 मई के बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोचर को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ लेने के लिए बैंक के खिलाफ दायर मुकदमे में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। कोचर को आंतरिक जांच में हितों के टकराव की वजह से आईसीआईसीआई बैंक में उनको बर्खास्त किया था। जांच में उनके व्यवहार से जुड़े वीडियोकॉन समूह के साथ हितों के टकराव का पता चला, जिससे उनके पति को भी फायदा हुआ था। हादिया के पिता केएम अशोकन ने केरल उच्च न्यायालय के प्रति आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि उनकी बेटी को उसके पति शफीन जहां और उससे जुड़े कुछ लोगों ने अवैध रूप से हिरासत में रखा है। अशोकन ने अपनी याचिका में दावा किया कि हादिया से फोन पर संपर्क करने के उसके प्रयास पिछले 1 महीने से बेकार साबित हुए हैं और वे जो होमियो क्लिनिक चला रही थी उसने भी दुकान बंद कर दी है। याचिका में कहा गया है कि इसीलिए उन्होंने हादिया को अदालत में पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने पिछले 1 महीने से जब भी बंदी को फोन किया, बंदी को कोई कॉल नहीं मिल रही थी और कई बार तो मोबाइल फोन भी बंद था। 3 दिसंबर 2023 को याचिकाकर्ता क्लिनिक गया और पाया कि वह बंद है। पड़ोसियों ने याचिकाकर्ता से कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब याचिकाकर्ता को आशंका है कि वह अवैध हिरासत में है, इसीलिए बंदी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हादिया, जो पहले अखिला के नाम से जानी जाती थी, केरल की एक 31 वर्षीय महिला है जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया और बाद में एक मुस्लिम व्यक्ति शफीन जहां से शादी कर ली। 2016 में अशोकन ने इसी तरह की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के साथ केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जहान ने उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा था। 25 मई 2017 के एक फैसले में केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने हादिया की शादी को दिखावा बताते हुए रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि हादिया को उसके हिंदू माता पिता या किसी संस्था की सुरक्षात्मक हिरासत में रखा जाए ताकि उसे लव जिहाद का शिकार होने से रोका जा सके। इस फैसले को इस शब्द का पहला प्रमुख उपयोग कहा जाता है।
उच्च न्यायालय ने मामले में शामिल विभिन्न संगठनों की भूमिका की विस्तृत जांच का भी निर्देश दिया। हालांकि जहान ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की, जिसकी एक वयस्क महिला की निर्माणात्मक स्वायत्तता पर रोक लगाने के लिए आलोचना की गई थी। केरल उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनकी बेटी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति के बाबू ने सतर्कता अदालत के उस आदेश में आरोपी के तौर पर नामजद सभी पक्षों से जवाब मांगा है, जिसने रिश्वत के आरोपों की जांच का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। आरोपियों में मुख्यमंत्री विजयन, उनकी बेटी वीणा, विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथल्ला जैसे अन्य राजनेता शामिल हैं। ये लोग कथित तौर पर उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने कोच्चि स्थित कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल्स लिमिटेड से कंपनी के सुचारू संचालन के लिए रिश्वत ली थी। 26 अगस्त को एक विशेष न्यायाधीश ने इन आरोपों की जांच के लिए एक याचिका को खारिज कर दिया, ये पाते हुए कि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टता कोई मामला नहीं बनता है। सतर्कता अदालत के समक्ष याचिका में कहा गया था कि CMRL द्वारा मुख्यमंत्री की बेटी वीणा के स्वामित्व वाली IT में 1,70 लाख रुपए का अवैध भुगतान किया गया था। इसी के साथ गिरीश बाबू ने आरोप लगाया कि वीणा को CMRL से अनुचित लाभ देने के लिए पैसे मिले। ये भी आरोप लगाया गया कि सार्वजनिक अधिकारियों ने भी CMRL से रिश्वत ली। इन सभी व्यक्तियों को याचिका में आरोपी के रूप में पेश किया गया था। हालांकि सतर्कता अदालत ने गिरीश बाबू की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता ने अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त तथ्यों के बिना केवल सामान्य आरोप लगाए थे। मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने CM को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीजेपी के 10 विधानसभा सदस्यों के खिलाफ राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में दर्ज FIR पर रोक लगा दी है। आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से जानते हैं कि राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज का अपमान किन हालातों में होता है और क्या सजा होती है। कोलकाता हाईकोर्ट ने भाजपा के शुभेंदु अधिकारी सहित विधानसभा के 10 सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की है। तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शिकायत दर्ज करने पर ही FIR दर्ज की गई, जिन्होंने ये दावा किया कि 29 नवंबर को वेस्ट बंगाल विधानसभा परिसर में TMC के नेतृत्व वाले एक कार्यक्रम के दौरान आरोपी भाजपा विधायक राष्ट्रगान गाने जाने दौरान खड़े नहीं हुए। कोलकाता पुलिस ने IPC के धाराओं और द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 के तहत मामला दर्ज किया है। द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 में राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। अक्यूज्ड को 3 साल की कैद, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा द नेशनल एंथम कोड ऑफ कंडक्ट ये कहती है कि जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाता है तो दर्शकों से ध्यान देने की उम्मीद की जाती है। हालांकि न्यूज रील्स या डॉक्यूमेंट्रीज जैसे उदाहरणों के लिए खड़े होना अनिवार्य नहीं है। फिलहाल के लिए कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.